हेलो फ्रेंड्स। सदमे में बैंक निफ्टी, ये आज की वीडियो का शीर्षक है। सदमे में बैंक निफ्टी क्यों है? बैंक निफ्टी सदमे में, ये तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। और सबसे जो खास बात है वो चर्चा आज बैंक निफ्टी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। देखिएगा, आज जो कुछ हुआ ये कल होना था, यानी कि जो बीत गया कल। लेकिन क्योंकि उससे पहले 3 दिन बैंक निफ्टी में अच्छी करेक्शन हो चुकी थी, तो एक पुल बैक जो है बनता था, इसलिए बैंक निफ्टी ने कल एक पुल बैक दिया। इसके अलावा भी जो है लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना था, तो सुबह से ही जो मंदड़िए हैं वो नज़र बनाए बैठे थे कि जैसे ही लोन मोरेटोरियम पे कोई भी खबर आए तो बैंक निफ्टी को गिराया जाए। लेकिन जैसे ही वो खबर आई, बैंक निफ्टी ने कल झटका भी दिया, लेकिन उसके बाद जो है बुल्स ने ऊपर की तरफ खींच लिया। यानी कि जो इंटरडे ट्रेडर्स है उनके अगेंस्ट जो है ब्रॉड व्यू रखने वाले लोगों ने बाजार को उल्टा खींच दिया। लेकिन वो न्यूज़ जो कल आई थी लोन मोरेटोरियम संबंधित, वो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी और उसका असर आज आपको देखने के लिए मिला। क्यों नेगेटिव न्यूज़ थी, पहले मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। देखिएगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम में जो मुख्य रूप से जो फैसला दिया, उसके अंदर हमारे मतलब की जो है 2 चीज़ें हैं। वो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लोन मोरेटोरियम पीरियड में लगाया गया था बैंकों के द्वारा, वो उनको वेव ऑफ करना पड़ेगा। और ये केवल कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक के लोन पे ही जो रिलीफ मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो वो सभी के लिए रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है प्रदान किया गया, तो जिसकी वजह से बैंक के ऊपर बर्डन पड़ेगा। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा असर जो है बैंक के ऊपर नहीं लग रहा था, कि क्योंकि वो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो बहुत बड़ा अमाउंट जो है नहीं बनने वाला है, और उसकी मोटा मोटी एडजस्टमेंट जो है बैंक्स कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है वो उस लोन मोरेटोरियम में, जिस पर हम सबकी जो है ध्यान नहीं जा रहा है, वो मुझे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, और जिसकी वजह से आज जो निफ्टी बैंक है उसमें करेक्शन जो है एक मुख्यतः रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है कि कोविड के नए केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से करेक्शन आ रही है, और दूसरी खबरें भी हैं जो मीडिया में। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर लगती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने आज असर किया, और उसका मुख्य रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि वो असर क्या है। दूसरा, देखिएगा, बैंकों ने पिछले क्वार्टर्स के अंदर जो 2 क्वार्टर्स है वहाँ पर प्रोविजंस जो हैं आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन एनपीए जो है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से क्लासीफाइड नहीं हुए हैं। और रीज़न बड़ा सिंपल था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। तो वो सारी असेट्स जो है, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थी, उनको परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड असेट्स के रूप में पेश किया गया था। तो वो अब क्लासीफाई होंगी, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में, जिसमें या तो वो लॉस असेट्स होंगी, या डाउटफुल असेट्स होंगी, या सब स्टैंडर्ड असेट्स होंगी। जो भी क्लासिफिकेशन होगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रोविजंस जो है बैंकों को बनाने पड़ेंगे। अगर कुछ बैंकों ने कोविड के प्रोविजंस ऑलरेडी बना रखे हैं, तब भी एक एडजस्टमेंट यहाँ पर निकल कर आएगी, जिसकी वजह से प्रोविजंस के अमाउंट जो है बढ़ सकते हैं। पहला रीज़न ये है। और उससे भी खास इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब बैंक्स अपनी इनकम को शो करते हैं, तो इनकम्स 2 तरीके से शो होती है। जो स्टैंडर्ड असेट्स होती हैं उनके ऊपर जो इनकम मिल गई है वो भी आती है, और जो इनकम अभी मिल जाएगी, यानी कि उसका पीरियड बीत गया, चाहे वो आपको नहीं मिली है तो भी आएगी, अगर वो स्टैंडर्ड असेट्स है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जिन लोन्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट था, उन लोन्स का इंटरेस्ट भी बैंकों ने अपनी इनकम के रूप में दिखाया हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बदलने की वजह से अब यहाँ पर होगा क्या? अब यहाँ पर ये होगा कि जिन लोन्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन गए, जिन पर डिफ़ॉल्ट का पीरियड 90 डेज या उससे ज़्यादा है, तो उनके ऊपर जो भी बैंकों को कमाई नहीं हुई है, जो कि उन्होंने इंटरेस्ट के रूप में दिखाई हुई थी, वो इंटरेस्ट के रूप में नहीं दिखाई जाएगी। पहली बात तो ये। और जो पिछले पीरियड्स में दिखाई गई हैं उनका भी रिवर्सल आ सकता है। तो सीधा सीधा से ये है कि इंटरेस्ट अर्नड जो भी बैंकों ने दिखाया हुआ है उसका अमाउंट एक सिग्निफिकेंट तरीके से घट सकता है। और सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई टू द एनबीएफसी, जिसमें चाहे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, और हमारी दिग्गज बजाज फाइनेंस हो, या बजाज फिनसर्व हो, कंसोलिडेटेड बेसिस पे बजाज फिनसर्व हो, या और जो एनबीएफसीज है उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मीडिया में शायद अभी इतनी पुरजोर तरीके से नहीं बताई जा रही हैं, लेकिन मैं आपको अकाउंटिंग परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से बैंकों के रिजल्ट्स या एनबीएफसी के रिजल्ट्स इंपैक्ट कर सकते हैं,
और उस वजह से देखिएगा उनके अंदर एक प्रेशर बनना लाजमी था, और वो प्रेशर आज हमें देखने के लिए मिला। और क्या ये फॉलो करेगा आगे भी? मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये जो है अभी भी असर डाल सकता है, क्योंकि अभी भी हम बजट के लेवल पर जहां बैंक निफ्टी था उससे करीबन करीबन 2000 पॉइंट ऊपर हैं। तो जो पिछले रिजल्ट्स हम ले चुके थे बैंकों के, उन रिजल्ट्स में हमने 32,000, 31,000, 32,000 के आसपास हम बैंक निफ्टी को देख रहे थे, और उसके बाद जो भी आउटकम्स आए हैं वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो हो सकता है कि कल एक्सपायरी है तो एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिले, लेकिन 2 या 2:30 बजे के बाद अगर वास्तविकता अगर हम देखें कि अगले महीने किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं, अगर वो मंदी की पोजीशंस अगले महीने भी कैरी होती हैं, तो फिर आप देखिएगा वहाँ पर भी एक बार दोबारा से बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देख पाएंगे। तो ये हैं फंडामेंटल रीजंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसका असर मैं अभी आपको पूरे एनालिसिस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये असर करता हुआ नज़र आया है। तो कल क्योंकि जो पंटर्स हैं वो पहले से तैयार थे कि रिजल्ट आएगा, लोन मोरेटोरियम पे खबर आएगी तो उसका असर जो है हम करेंगे। तो जब रिजल्ट या खबर जो आई तो उसके बाद जो है एक बार झटका तो लगा था बैंक निफ्टी को, लेकिन बड़े प्लेयर्स पहले से ही समझदार थे और उन्होंने कल रिवर्स कर दिया था। लेकिन आज उसका असर आपको होता हुआ नज़र आया। और कल हमारी वीडियो किसी कारण से नहीं आ पाई, जिसके टेक्निकल इश्यूज थे कुछ, लेकिन जो कल वाली बात थी वो भी मैंने आज आपके साथ कवर कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी 33,293 पे क्लोज हुआ। सुबह किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों की शॉर्ट्स पोजीशन है वो लोग बड़े खुश हुए होंगे, ठीक है। और क्योंकि जो फंडामेंटल बेसिस पर अभी भी शॉर्ट चल रहे हैं तो उनके लिए जो है खुशी वाली बात है। तो उनमें से जो है कुछ लोग हमारे परिचित हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर कि निफ्टी बैंक के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो अभी भी कैसी है, वीकनेस वाली है। अगर आप चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ट आपको क्या बता रहा है? चार्ट आपको बता रहा है कि क्या एम पैटर्न बनेगा। ये तो एम थोड़ा जल्दी बना रहा है, निफ्टी तो थोड़ा सा लेट ले रहा है, तो ये निफ्टी के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये गैप भी फिल करने आना था तो इस गैप के आसपास आ गया है। हालांकि जहाँ पर गैप फिल होना है उसके आसपास ये पहुँच चुका है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक टेक्निकल बाउंस मिले और फिर नीचे आए। तो क्योंकि काफ़ी मंदी जो है बैंक निफ्टी में लगातार हुई है बड़े ज़ोरदार तरीके से, तो हो सकता है कि कल ना अगले हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको एक पुल बैक मिले जबरदस्त, और उसके बाद फिर करेक्शन आपको दोबारा से देखने के लिए मिले। जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो सबसे पहले HDFC बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे, तो HDFC बैंक के रिजल्ट के साथ ही जो है आपको सारी स्थिति क्लियर होती हुई नज़र आएगी। फिर बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट होंगे, तो यहाँ पर आपको जो है नज़र बना के रखनी है। और सीधी सी बात ये कि जो एडजस्टमेंट्स आपने पिछले 2 क्वार्टर में किए उनका असर भी यहीं पर आपको आता हुआ नज़र आएगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि टेक्निकली लोग सोच रहे हैं कि 1445 जो है निफ्टी पर एक क्रिटिकल शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है मिलती हुई नज़र आएगी, तो हो सकता है कि कल यहाँ तक बाजार जाए और फिर वहाँ पे बाउंस करे। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि आप एक बात नोटिस करेंगे कि मैंने महीने के शुरू में ही कहा था कि अभी तेज़ी चल रही है और तेज़ी के बीच में ही जो है मंदी के सौदे जो है बड़े प्लेयर्स बना रहे हैं, और वो मंदी जो है अब आपको आके जो है नज़र आई है। क्योंकि जो महीने की एक्सपायरी होती है तो वहाँ पर तो वो सेटलमेंट होती ही है। तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने दब के कॉल खरीद रखी है, तेज़ी कर रहे थे, और उन कॉल के सभी प्रीमियम जो है ये बड़े प्लेयर्स खा गए हैं। तो कॉल के जो बायर्स हैं वो बड़े परेशान हैं क्योंकि सारे प्रीमियम साफ़ हो गए हैं। इसके अलावा देखिएगा आज की जो गिरावट थी वो बैंक निफ्टी में थी। कोई भी बैंक निफ्टी का शेयर प्लस में नहीं था, और रीज़न बड़ा सिंपल मैंने आपको बोला, फंडामेंटल बेसिस पर ये करेक्शन हुई है। आप उसमें कुछ और लगाएंगे कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन देखिएगा ये जो हाई बीटा सेगमेंट था इसमें अगर गिरावट आएगी तो फिर वो सबको चपेट में ले लेता है। इसके अलावा देखिएगा जो मेटल्स हैं उनके प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में कल शाम को जो है उनके ऊपर प्रेशर देखने के लिए मिला, तो मेटल से भी जो है प्रेशर आता हुआ नजर आया। और फिर देखिएगा अगर फाइनेंशियल्स वीक होते हैं तो फिर जो शेयर्स अभी भी ओवर वैल्यूड लगते हैं इन्वेस्टर्स को, वहाँ पर भी सेलिंग शुरू हो जाती है। तो काफ़ी असर जो है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है इंडेक्स लेवल के ऊपर भी। तो ये देखिएगा ये चर्चा जो हमने की, तो ICICI बैंक ने देखिएगा करीबन 197 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। उसी तरीके से 177 का HDFC बैंक ने, SBI ने 173 का, एक्सिस बैंक ने 111 का। तो चारों बैंकों ने जो है सेंचुरी मारी, और ICICI बैंक केवल डबल सेंचुरी से
3 रनों से चूक गया, क्योंकि मैं कभी कभी इनको आपके साथ जब डिस्कशन करता हूँ तो रन बोल देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ICICI बैंक 200 रनों से चूक गया, और सॉरी 200 रन की पारी के लिए 3 रनों से चूक गया। तो यहाँ सब जगह मंदी थी, कोटक महिंद्रा बैंक में भी मंदी थी। और कोटक महिंद्रा बैंक में देखिएगा एक 1811 रुपये की स्पोर्ट थी जो टूट गई। तो उसके बाद जो है जब तक वहाँ से 2-3 बार जो है इसने बाउंस भी किया, पीछे भी अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने के अंदर, तो वहाँ से वीकनेस आती हुई नज़र आई। HDFC बैंक काफ़ी देर तक जो है 1480-85 के आसपास टिका रहा, लेकिन बाद में जो है उसने भी छोड़ दिया। एक्सिस बैंक 711-712 पे काफ़ी देर खड़ा रहा, काफ़ी मजबूती के साथ। इसी तरीके से 365 पे SBI ने बहुत टाइम तक होल्ड किया, लेकिन जो 2:45 के बाद जो सेल ऑफ आया वॉल्यूम के साथ, वो नहीं संभाल पाया बैंक निफ्टी। और उसके बाद देखिएगा हालांकि शाम होते होते एक थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने के लिए मिली, तो लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर। और ये देखिएगा ये है निफ्टी 265 पॉइंट्स की गिरावट 1.79। और देखिएगा यहाँ पर ये जो गिरावट है, इस गिरावट के अंदर भी हम जो देखने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि क्या एम पैटर्न बनेगा। अगर एम पैटर्न बनता है तो बैंक निफ्टी देखिएगा 13,500 13,600 तक एक बार जो है आ सकती है। तो यहाँ पर जो है अप्रैल के लिए ये हो सकता है कि ये लेवल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि रिजल्ट्स किस तरीके से रहेंगे और कोविड का कितना असर जो है होता है वो वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा आज की जो गिरावट थी, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि सारी जो गिरावट है वो फाइनेंशियल्स के दम पे है। ये देखिएगा चारों फाइनेंशियल, ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC और बजाज फाइनेंस। तो फाइनेंशियल्स के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसका क्लासिफिकेशन होगा, वो आपको परेशान कर सकता है। क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे की तरफ है, एशियन पेंट्स के लिए जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट घटती हुई नजर आई, उसका बेनिफिट आज एशियन पेंट्स के शेयर में देखने के लिए मिला। इसके अलावा रिलायंस जो है क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे होने की वजह से रिफाइनरी मार्जिन घट सकते हैं, उसका असर भी जो है नेगेटिव की तरफ जो है देखने के लिए मिला। इसी तरीके से अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो तो डिक्लाइन वाले ही शेयर्स जो है आज हावी रहे, और दिन भर बढ़ते रहे घटते रहे शेयर्स, और जो है घटने वालों की संख्या भी बढ़ती रही। तो मार्केट ब्रेड्थ भी जो है ये इंडिकेट कर रही है कि अभी मार्केट जो है थोड़ा सा सांस ले सकती है। हालांकि हो सकता है क्योंकि एक लंबी गिरावट है तो एक पुल बैक आपको कल सुबह के सेशन में देखने के लिए मिला, लेकिन देखने के लिए मिले, लेकिन शाम होते होते हो सकता है कि 2:30 बजे के बाद आज वाला ही सेल ऑफ आपको देखने के लिए मिले। हालांकि फ्राइडे के सेशन में एक जबरदस्त पुल बैक आ सकता है अगर कल पुल बैक नहीं आता है किसी भी कारण से, या पुल बैक सस्टेन नहीं करता है तो। और क्योंकि बड़े प्लेयर्स की मंदी के सौदे हैं तो वो शायद कल कटा के जो है बराबर हो जाएं, फिर एक नई पारी की शुरुआत शुक्रवार से हो तो वहाँ पर एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ पे थी तेजी? सिप्ला, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, डीवी, तो ये हैं तेजी वाले शेयर्स। तो यहाँ पे थी तेजी। और इन शेयर्स के अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाज़ार जो है मंदी की चपेट में ही रहा। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें कि जो है गिरने वाले जो शेयर्स थे, तो टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आप देखिएगा मेटल्स भी जो हाई बीटा सेक्टर होता है उसमें भी गिरावट थी। फिर UPL, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, गेल, आइसर मोटर, ITC, इंडियन ऑयल, तो यहाँ सभी जगह गिरावट थी। ITC पे नज़र बना के रखिएगा। ITC जब भी वीक होता है तो आप ध्यान रखिएगा 2-3 दिन वीक होने के बाद इसमें फंडामेंटल वैल्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। तो 200 रुपये के आसपास जैसे ही पहुंचता है 200-205 एक ज़बरदस्त पुल बैक जो है आता है टेक्निकल बेसिस पे भी। और देखिएगा अगर बाजार मंदे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है इसमें जो है एक पॉजिटिव रुझान जो है देखने के लिए मिलना चाहिए। और काफ़ी लॉन्ग टर्म के बेसिस पर भी हम देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त कंसोलिडेशन इस शेयर में हुआ है, और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ खुद पर्सनली भी इस शेयर्स के अंदर। और अब बात करते हैं अपने FIIs और DIs के डेटा पॉइंट के बारे में। तो देखिएगा FIIs और DIs के डेटा पॉइंट क्या कह रहे हैं। डेटा पॉइंट कह रहे हैं आज कैश में 1951 करोड़ की सेलिंग की, DIs ने 612 करोड़ की बाइंग की, FIIs खेल गए आज, जबरदस्त सेलिंग। FNO के अंदर देखिएगा 1676 करोड़ की इंडेक्स में सेलिंग। इंडेक्स ऑप्शन हालांकि उन्होंने बाय की, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो मंदी के लिए तेजी के लिए पुट खरीदी है या कॉल खरीदी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 726 करोड़ की सेलिंग। तो इसका मतलब है आप देखिएगा कि हर जगह वो सेलिंग करते हुए जा रहे हैं। तो कल भी क्या सेलिंग का प्रेशर रह सकता है? तो इन डेटा पॉइंट से ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल मंथ की एक्सपायरी, तो जिस डायरेक्शन में अभी पानी बह रहा है तो उसी डायरेक्शन में बहने की उम्मीद है। हालांकि डाउ जोन्स इंडेक्स काफ़ी तेज़ी के साथ जो है काम कर रहा है और करीबन 300 पॉइंट की तेज़ी डाउ जोन्स में है।
लेकिन वो जो है ज़्यादा मैटर अभी कर नहीं रहा है। हालांकि कल उसमें गिरावट थी, उसका असर गिरने में ज़रूर आ रहा है, लेकिन जब उसमें तेज़ी आ रही है तो हमारे बाज़ार तेज़ हों ऐसा ज़रूरी नहीं हो रहा है अभी। तो हमारे जो मार्केट्स हैं वो वॉल स्ट्रीट को जो है आज की डेट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और जब तक बाइडन ने शपथ नहीं ली थी तब तक हम जो है डाउ जोन्स को या वॉल स्ट्रीट को जो है आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो हमने डाउ जोन्स की थकावट के समय काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई और तेज़ दौड़ लगाई। अब डाउ जोन्स चल रहा है तब हम जो है थके हुए महसूस कर रहे हैं। तो हमारे बाज़ारों के अंदर तेज़ी काफ़ी भरपूर मात्रा में हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब बड़े प्लेयर्स जो है या तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और बाज़ार नीचे आए तब जो है एक नई बाइंग की जाए। और रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बना के काफ़ी ऊपरी लेवल पर जो है माल थमा दिया गया है हाथ में, जिसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न शायद बन रहा है और अभी कुछ समय और लगेगा एक नई रैली बनने के लिए। तो बाज़ार पहले नीचे का रुख कर सकते हैं, बीच बीच में आपको पुल बैक मिलते रहेंगे और फिर जब एक नीचे का बेस बनेगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी की हम उम्मीद मीडियम टर्म के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा एनालिसिस था मेरा, ये आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।